नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने रचा नया कीर्तिमान। प्रदेश में पहली बार हुआ प्रोस्टेट ग्रंथि का लेजर ऑपरेशन। रीवा सांसद ने दिया गैर जिम्मेदाराना बयान। ग्रामीण अंचल के पशुपालकों ने सड़कों पर किया कब्जा और कल होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। देखिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की खास रिपोर्ट। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोस्टेट ग्रंथि का लेजर से ऑपरेशन करने वाला मध्य प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने शनिवार को ये कारनामा करके दिखाया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में लेजर द्वारा प्रोस्टेट की अब तक की सबसे एडवांस सर्जरी की गई। डॉक्टर ब्रजेश तिवारी द्वारा प्रोस्टेट के ऑपरेशन में लेजर की सबसे एडवांस सर्जरी होलिप होलियम लेजर एन्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट की सर्जरी की गई। मध्य प्रदेश में किसी भी सरकारी अस्पताल में लेजर द्वारा प्रोस्टेट की यह प्रथम सर्जरी है। विशेषज्ञों की माने तो यह ऑपरेशन प्रोस्टेट की ग्रंथि बड़ी होने पर किया जाता है। प्रोस्टेट की ग्रंथि का दूरबीन द्वारा सबसे एडवांस तरीके से ऑपरेशन है, जिसमें खून का बहाव बहुत कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं एवं बड़ी से बड़ी ग्रंथि को जड़ से 2 घंटे में निकाला जा सकता है। इसके पहले तक दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन इस ऑपरेशन से मरीज के शरीर की सुरक्षा काफी हद तक बढ़ जाती है। इस ऑपरेशन में लेजर मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए होती है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में ये मशीन पिछले 2 सालों से उपलब्ध थी, परंतु सर्जरी का सामान न होने के कारण उसका पूरा इस्तेमाल अब तक नहीं हो पा रहा था। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ब्रजेश तिवारी यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि सहायक के रूप में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनिल चौहान, एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर राजीव द्विवेदी, डॉक्टर लाल प्रवीण एवं डॉक्टर निष्ठा का प्रमुख योगदान रहा। इसके साथ ही स्टाफ नर्स अनीता, संध्या एवं टेक्नीशियन वेद प्रकाश, विपिन का भी योगदान रहा। सर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक लेजर प्रोस्टेट ऑपरेशन किया गया, क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे उसको किया गया? हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लेजर की मशीन पिछले 2 सालों से उपलब्ध थी। लेजर की जो मशीन है हमारे यहाँ पे वो काफ़ी हाई एंड मशीन है, उसकी कीमत ही लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए होती है। इस तरीके की मशीन पूरे मध्य प्रदेश में केवल 1 या 2 हैं और सरकारी संस्थानों में तो बहुत ही कम है। और इस मशीन द्वारा लेजर से हम पथरी का ऑपरेशन अब तक करते आ रहे थे, लेकिन प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए जो सर्जिकल इक्विपमेंट थे वो अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। पिछले ही हफ्ते हमारे पास माननीय मंत्री जी डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयासों से वो सारे सामान हमारे यहाँ पे आए। हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला का भी काफ़ी योगदान रहा उस सामान को लाने में, और उसके बाद ये हमने प्रोस्टेट की सर्जरी को करने का बीड़ा उठाया। ये प्रोस्टेट की इंडिया में अभी तक की सबसे हाईएस्ट लेवल की सर्जरी है, मोस्ट स्किलफुल सर्जरी है, काफ़ी सेफेस्ट सर्जरी है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, सरकारी संस्थानों में भारत में ही काफ़ी चुनिंदा शहरों में होता होगा, मध्य प्रदेश की तो अपन बात ही छोड़ देते हैं। और हमारे पास मरीज आया, 60-70 साल का मरीज था, जिसको प्रोस्टेट की ग्रंथि में गांठ भी थी, लगभग 80 से 90 ग्राम की गांठ थी, और साथ में उसको पेशाब की थैली में पथरी भी थी जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर की थी। तो अभी तक संजय गांधी अस्पताल में अगर कभी इसके पहले 2 साल पहले जब ये केस आया करते थे तो सारे केस में चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था। हमारे यहाँ पे जब तक ये लेजर की मशीन नहीं थी, तब तक हम लेजर का ये सुविधा नहीं थी, तब तक हम लोग भी इस ऑपरेशन को 2 स्टेप में करते थे। पहले स्टेप में हम पथरी निकालते थे, उसके बाद हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते थे। लेकिन ये लेजर का ये सब कुछ सामान हमारे पास उपलब्ध होने के बाद हम लोगों ने एक ही सिटिंग में पूरा ऑपरेशन करने की कोशिश की और इसमें सफलता पाई। पूरी पथरी को, उसका एक भी टुकड़ा हमने बाहर नहीं निकाला, सारा पथरी को हमने पाउडर किया गया लेजर के द्वारा, पूरा बालू के जैसा वो पूरा बालू बाहर निकाला। इसके बाद प्रोस्टेट की ग्रंथि जो कि 80 ग्राम की थी, इस सर्जरी की ये विशेषता है कि पूरी की पूरी प्रोस्टेट ग्रंथि एक बार में निकल जाती है, कुछ भी अंदर नहीं छूटता है, और पूरी ग्रंथि की गठान जो है बाहर निकल जाती है। ब्लड लॉस बहुत कम होता है। तो कई बार जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनमें थोड़ा खतरा रहता है, उन पेशेंट्स में भी इस पद्धति के आ जाने से हमको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। और ये हाईएस्ट एंड की सर्जरी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी जो लागत है 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। अभी तक जो भी मरीज हमारे पास 200 ग्राम 300 ग्राम की प्रोस्टेट के आया करते थे, हम उसमें स्टेज बाय ये सर्जरी किया करते थे। अब हम उनको एक गारंटी दे सकते हैं कि साहब आपकी 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम कितनी भी बड़ी ग्रंथि क्यों ना हो, हम एक बार में ही पूरी ग्रंथि को निकाल सकेंगे, और इसलिए रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन कौन सी टीम में शामिल? हमारी टीम में जो मेरा असिस्टेंट्स हैं डॉक्टर अनिल चौहान थे, डॉक्टर रजनीश थे, और साथ में ही एनेस्थीसिया विभाग का मूल योगदान था, क्योंकि बेहोश करना, सुन्न करना और उसके बिना हम सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जरी का एक पार्ट है। उसमें डॉक्टर आलोक सिंह सर की अध्यक्षता में डॉक्टर लाल प्रवीण सिंह ने एनेस्थीसिया दिया था।
हमारा जो सर्जिकल स्टाफ है, क्योंकि ये काफ़ी नई टेक्निक थी, इसके लिए स्टाफ को भी काफ़ी ट्रेंड होना चाहिए और हमारा स्टाफ पिछले 2 साल से हम ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी इंचार्ज मिस अनीता हैं और संध्या हैं। इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। कैसी स्थिति है मरीज? मरीज तो बिल्कुल ठीक है। कल सुबह हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। शनिवार को ऑपरेशन किया। नॉर्मली हमारा प्रोटोकॉल रहता है तीसरे दिन हम मरीज को डिस्चार्ज करते हैं। ऑपरेशन करते ही मरीज का पेशाब पूरी तरीके से क्लियर रहता है। नॉर्मली अभी तक के प्रोस्टेट के ऑपरेशन में थोड़ा बहुत खून 1-2 दिन तक बहता है। इस ऑपरेशन की ये विशेषता है कि ऑपरेशन किया उसके तुरंत बाद ऑपरेशन से बाहर जब मरीज निकलता है बिल्कुल साफ पेशाब के साथ निकलता है, कोई ब्लड का बहाव नहीं होता है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में बयान दिया है। वीडियो वायरल हो रहा है और लोग जमकर मजे ले रहे हैं। रीवा के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला में रीवा सांसद का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। सांसद ने कहा कि चाहे दारू पियो, गुटखा खाओ या आयोडेक्स खाओ, सुलेशन सूंघो, जितनी फिजूल खर्ची करना है उतना करो, मुफ्त में सब कुछ लीजिए, लेकिन जीने के लिए जलकर देना जरूरी है। उनके इस विवादित बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे सांसद को इस तरह से बयान देना सस्ती लोकप्रियता पाने का साधन ही मात्र माना जा सकता है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ तो माना जा सकता है कि जबान फिसल गई, लेकिन बार बार इस तरह के बयान देकर चर्चा में बने रहना जनमानस के बीच गलत संदेश देता है। पूरा है। अरे बताइए, प्रोफेसर साहब भाषण दे आए, सब जानकारी देंगे अपना का कितना संकट है पानी के, कितना नदी नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ये नहीं है पानी के नाम पर। जाऊं न तो ट्यूबवेल से निकला जाता, धरती के पानी नहीं बचल लागा। जाऊं 100 फुट रहा, 6 से 7 से 8 से हर साल वाटर लेवल घट रहा है। वाटर लेवल घटे के पानी के हम ज्यादा उपयोग करी थे, और दूसरा पानी बचाई तो नहीं है, पानी नीचे धरती के अंदर डालित नहीं है। तो जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे, पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो पानी रही नहीं ना अपने के लगे। पानी का राखे का है तो बचावे के परी पानी, और पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ, तब जब लागी कि नहीं वहां पैसा लागी, या काम अरे जब पैसा लागे थे जब ने काम तो उन्हें फिर लागत की नहीं है, वही एक हर कुछ बचत करे चाहे, और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे फिनर सूंगी, चाहे सुलेशन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जऊं पर हो तऊं परी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करिए लोग। पर आप चाहे धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, चाहे अपने निजी उपयोग में कितना भी राशि खर्च करिए, वो सब से कहीं न कहीं। रीवा जिले के ग्रामीण अंचलों की सड़कें अब गौशाला का रूप ले चुकी हैं। रीवा जिले के ग्रामीण आवारा जानवरों से परेशान है। पशुपालक जिन जानवरों को बांधते हैं वो मुसीबत पैदा कर रहे हैं। मामला चौराहा थाना क्षेत्र का है, जहां पशुपालकों के द्वारा बस्तियों की सड़कों पर जानवरों को बांधा जा रहा है। दोनों तरफ जानवरों को बांधने से आवागमन बाधित होता है। इसके बाद विरोध करने पर विवाद भी किया जाता है। इस मामले की शिकायत करते हुए रामजी शुक्ला ने बताया कि मोहल्ले के चंद्रमणि मिश्रा के साथ साथ गांव के कई लोग हैं जो सड़कों पर जानवरों को बांधकर आवागमन बाधित करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से सड़कों में जानवरों को बांधा जा रहा है और विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही है। क्या है, आए दिन यहाँ 10 फीट की रोड है और मवेशी दोनों तरफ से बांध देते हैं, फिर बाद में विवाद करते हैं। गाड़ी आने जाने का, निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। कौन सी जगह है ये? रौसर है, छोटी टोला, गुलाबी टोला। थाना कौन सा लगता है? चौराहा। ये किनके द्वारा ये बांधा जा रहा है? ये है चंद्रमणि मिश्रा और दिलीप मिश्रा और गांव के और कुछ लोग हैं। कुछ दिन बांधते हैं, कुछ दिन दाएं बाएं कर देते हैं। कैसी समस्या आ रही है आप लोगों को? और भी लोग यहाँ से निकलते होंगे? हाँ, सब लोग आते हैं, सबको परेशानी होती है। 2 पहिए नहीं निकलती, 4 व्हीलर वाले तो परेशान होते हैं। पहले आते हैं, फिर उतरते हैं, फिर मवेशियों को रगड़ते हैं, उसमें भी विवाद करते हैं क्यों रगड़ रहे हैं। डाइट में बीएलओ की ट्रेनिंग संपन्न हुई।
आने वाले चुनावों के संदर्भ में मतदाता सूची के प्रारूप को लेकर आज कार्यशाला का आयोजन डाइट में किया गया। विधानसभा 74 के प्रोग्रामर राजीव मिश्रा ने बताया कि 244 मतदान केंद्रों के बीएलओ को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, जिनको प्रशिक्षण दिलाकर घर भेज दिया गया है। इस दौरान मतदान संबंधित कई तरह की जानकारियां दी गई, जैसे डुप्लीकेट वोटर कार्ड की पहचान करना, ऑनलाइन वोटर ID निर्माण करना सहित अन्य जानकारियां दी गई। इस संबंध में राजीव मिश्रा से हमने बात की। रामचरण मिश्रा। कहाँ पे पदस्थ है आप? PK स्कूल रीवा। क्या समस्या आ रही है? पहली समस्या तो ये है कि उसी समय में स्कूल का प्राचार्य छुट्टी नहीं दे रहा है स्कूल छोड़ने के लिए, और उसी टाइम में हमको BLO के रूम में अपने मतदान केंद्र में बैठना है। तो इसका कोई सक्षम अधिकारी स्पष्ट निर्देश करे कि हम लोग BLO केंद्र पर बैठे कि हम लोग विद्यालय जाएं। एक बताया जी, किस चीज़ का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है? आज BLO लोगों का प्रशिक्षण है। ये मतदाता सूची का प्रकाशन होना है 9 तारीख को, और उसके बाद दावा आपत्ति लेना है, और अगले महीने की मतलब 8 दिसंबर तक दावा आपत्ति लेना है। उसके बाद उसका निराकरण करना है। जैसे मतलब किसी का नाम हमने जोड़ा है, फिर कोई आपत्ति कर रहा है नहीं इसका नाम यहाँ नहीं होना चाहिए, या किसी का नाम काट दिया है तो बोला कि किसी ने जबरदस्ती कटवाया इसका नाम नहीं कटना चाहिए, वो सब हमको दावा आपत्ति लेना है। फिर 8 तारीख तक प्रकाशन करना है। इसके बाद जो है फिर फाइनल 5 जनवरी को वोटर लिस्ट छपेगी, फाइनल होगी। जो कि आप लोगों की समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये आपस में सामंजस्य नहीं रखते। हमारे कहने का मतलब 75% से ऊपर टीचर BLO, और चुनाव आयोग और प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों सरकार के अंदर ये आपस सामंजस्य बिठा ले। अब आज से परीक्षा स्टार्ट है। मैं अपने विद्यालय में अकेला टीचर हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार खरे, मैं कन्याशाला नगरिया में हूँ। अब मैं परीक्षा न लेके यहाँ पे मीटिंग करने आया हूँ। 10:30 बजे परीक्षा है, अब 11 बजे से ये मीटिंग किए हुए हैं। ये बात अब वो हाँ रखी ना, कुछ नहीं। अब उसके लिए वो कहते हैं कि ये कलेक्टर का है, ये चुनाव आयोग का, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश है। अब हमारा डिपार्टमेंट जिसने हमको नियुक्ति दी है उसका आदेश हम पालन न करें, इससे बच्चों का भविष्य नहीं करते। वो तो वैसे ही भविष्य तो डामाडोल ही है। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? कितने दिवसीय ये अभी जो आयोग के आदेशानुसार जो 9 तारीख को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाना है तो सभी विधानसभाओं में, उसके तहत हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं सभी BLO महोदय को। 244 मतदान केंद्रों के BLO महोदय जो है तो यहाँ उपस्थित हैं, और उनको प्रकाशन और उसके बाद होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो विशेष कैंप लगाए जाने हैं 18 से 19 वर्ष वाले मतदाताओं को के नाम जोड़ने की जो वो है एक प्रक्रिया है। फिर महिलाओं को जो है तो प्रायोरिटी पर वो करने के आदेश हैं हमारे आयोग द्वारा। तो इन सभी चीज़ों को, और उसके बाद जो है तो फिर मतदान केंद्रों में बैठकर दावा आपत्तियाँ प्राप्त करना और इस तरह की, और जो अन्य प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा, जैसे कि ऑनलाइन के माध्यम से कैसे जो है तो डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए वो किया जाना है ना, कैसे नाम जोड़ा जाना है, इसकी सारी जानकारी, इसका सारा कुछ, इसके बारे में सारा हम प्रशिक्षण दे रहे हैं आज यहाँ पर। कुछ शिक्षकों को कहना है कि NTPT परीक्षा में भी है और उसके बाद इस काम में भी लगाई जाएगी, शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित है। बराबर। तो इसके लिए हमने ऐसा टाइमिंग सेटअप किया हुआ है कि उनका दोनों मतलब पठन पाठन वाला कार्य भी मतलब न बिगड़ नहीं पाए, इसलिए हमने उनको बुलाया था। पर हम उनको टाइम से वो करके और उनको जाने भी दिया है ना, कि मतलब दोनों ही चीज़ें उनकी वो चलती रहें, निर्वाचन का कार्य भी प्रभावित ना हो और उनका जो मूल विभाग का का प्रशिक्षण चल रहा है। समस्या क्या आ रही है? ये BLO का प्रशिक्षण चल रहा है। BLO को बताया जा रहा है कि अब 1 महीने आपको क्या करना है। ये मतदाता सूची पुनरीक्षण जो वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है उसका पुनरीक्षण होता है। फिर 5 तारीख को ये फाइनल इसका प्रकाशन होगा मतदाता सूची। इस दौरान समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? समस्या कुछ नहीं आ रही। कुछ BLO जरूर दूर दूर लगे हैं, ये जैसे विद्यालय उनका दूसरी जगह है और पोलिंग स्टेशन दूसरी जगह है, ऐसे में उनको दिक्कत हो जाती है। वो पोलिंग स्टेशन में बैठने का आदेश है तो विद्यालय में बैठने में, विद्यालय में प्रभावित तो होगा ही। छात्र परीक्षाएं तो चल रही हैं, 5-6 दिन का परीक्षा पेपर है, 5-6 दिन का ही है, तो उसमें तो दिक्कत आज आ रहा है।
और इसके बाद परीक्षाएं भी होंगी और ये बीएलओ का काम भी होगा दोनों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मध्य प्रदेश शिक्षा संघ का संभागीय सचिव हूँ। कहाँ पे पदस्थ हैं? एसके स्कूल में पदस्थ हूँ। मेरी भी पोलिंग स्टेशन पांडे टोला है, पांडे टोला में मेरा मैंने पोलिंग स्टेशन बैठने का, दोनों जगह जाता हूँ, दोनों जगह काम करता हूँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिंधी समाज द्वारा गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज भंडारे का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव की 533वीं जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है, जो 8 नवंबर को होनी है। गुरु नानक देव की जयंती पर्व के चलते सिंधी समाज द्वारा आज भंडारे का आयोजन किया गया और समाज के लोगों ने मिलजुल कर केक काटा। तत्पश्चात 12 बजे के बाद भंडारे में भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया गया। आज किए गए भंडारे को लेकर जानकारी दी गई, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए सूतक की वजह से आज ही भंडारे का आयोजन किया गया। 553वां जन्मदिन पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की तरफ से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे समाज का पूरी तरह सहयोग रहता है। इसमें पूरा समाज आकर प्रसाद ग्रहण करता है, भंडारा ग्रहण करता है और पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष दादा प्रहलाद सिंह जी द्वारा ये सब समाज के लोग आकर और इस कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। बहुत आज का क्या कार्यक्रम है? आज का जो कार्यक्रम है 12 बजे भोग साहब स्वामी कमलदास जी के सानिध्य में, इसके बाद आम भंडारा होगा। ये कार्यक्रम शायद गुरु नानक जयंती का, ये गुरु नानक जयंती का है। 8 तारीख को गुरु नानक जयंती है और कल चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण इसका कार्यक्रम पूरा आज रखा गया है। केक अभी कटेगा। कल कार्तिक पूर्णिमा पर साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखने के कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। 8 नवंबर को शाम को जैसे ही चंद्रोदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर खत्म हो जाएगा। 8 नवंबर मंगलवार को देश दुनिया में साल 2022 का आखिरी ग्रहण देखने को मिलेगा। ये ग्रहण भारत के अलावा 8 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और पैसिफिक में दिखाई देगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला। कार्तिक मास की पूर्णमासी को जो है 8 नवंबर को जो है ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है ये भरणी नक्षत्र और मेष राशि पर जो है पड़ रहा है और साथ में जो ग्रहण का काल है वो 5:15 से लेकर 6:19 तक जो है ग्रहण पड़ेगा और जो पूर्ण ग्रहण पड़ेगा जिसको पृथ्वी जो है चंद्रमा को पूर्णतः ढक लेगी और जो ये काल होगा वो 3 मिनट तक का काल होगा। 3 मिनट तक जो है पूर्ण ग्रहण जो है पड़ता हुआ जो है दिखाई देगा
और जैसा कि चंद्र ग्रहण के से पूर्व जो है 9 घंटे पूर्व जो है सूतक लग जाता है, तो 8:19 से प्रातः से जो है सूतक लग जाएगा। उस समय से जो है मंदिर आदि के पट जो हैं बंद हो जाएंगे। मंदिर भगवान के पट जो हैं बंद कर देना चाहिए और साथ में जो है भगवान का रमन करना चाहिए। तुलसी दल आदि को डाल देना चाहिए। तुलसी जो है सूतक के पहले ही तोड़ लेना चाहिए। सूतक लगने पर किसी तरह की तुलसी आदि को नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक लगने के पहले जो है तुलसी दल को तोड़कर और सभी खाने पीने की चीज़ों में जो पकी हुई चीज़ें होती हैं उसमें तुलसी दल आदि को डाल देना चाहिए। और ये जो चंद्र ग्रहण है सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देता है वो गर्भवती स्त्रियों को प्रभाव देता है। गर्भवती स्त्रियों को जो है किसी तरह चंद्रमा की रोशनी पर नहीं निकलना चाहिए। अगर वो चंद्रमा की रोशनी पर निकलती हैं तो उनको नाभि पर जो है गेरू लगाकर जो है निकलना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य लाभ हो, बच्चे को किसी तरह की हानि ना हो। और ग्रहण को प्रत्यक्ष रूप से देखना नहीं चाहिए, जिससे कि जो कि दोषपूर्ण है। और ये ग्रहण जो है करीब इस माह के 2 ग्रहण पड़े हैं। एक सूर्य ग्रहण पड़ा है और ये एक चंद्र ग्रहण पड़ा है। ये 2 ग्रहण वैसे कार्तिक मास में 2 ग्रहण पड़ना शुभकारी नहीं माना गया है। और ये मेष राशि और भरणी नक्षत्र पर जो है ग्रहण पड़ा है, जो अलग अलग राशियों पर जो है अलग अलग जो है प्रभाव को देगा। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।